प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी विगत 2 दिनों से जाज पंचम की नाग कहानी को पढ़ रहे हैं। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा। दुख इस एक ही बात का है कि आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है। यह देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कहीं न कहीं ऑनलाइन टीचिंग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में नाकाम रही है। या आप लोग समझना नहीं चाहते, आपको लगता है कि हिंदी भाषा बहुत सरल है, तो ऐसा नहीं है। और जब पेपर कठिन आ जाते हैं तब समझ में आ जाता है कि नहीं, कठिन कौन सा विषय होता है, कौन सा आसान विषय होता है। तो इस जाज पंचम की नाग का शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पेज नंबर 13 में पढ़ना है। पेज नंबर 13 में क्या लिखा है भाई? हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। हुक्काम कौन? खैरख्वाह कौन? सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी, नेतागण, जिन्हें यह जिम्मा सौंपा जाता है विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार का, या पुरातत्व विभाग की रखरखाव का, उनकी मूर्तियों की देखभाल का। एक खास कमेटी बनाई गई, विशेष कमेटी बनाई गई। उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है, और इस पर नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार क्या होता है? जिम्मेदारी आप पर है, अर्थात आप लोगों को करना है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामला हल कर दिया। कैसे हल कर दिया? उसने कहा कि पत्थर की किस्म, प्रकार, प्रजाति का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जान में जान आना, राहत की सांस लेना। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। गर्भ मतलब पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर पहाड़ों में छिपी हुई है। ज़रूरत है खोज करने की, अर्थात उसके खोजने की जिज्ञासा को, उसके खोजने के संकल्प को सराहना चाहा सभापति ने, और इसलिए उन्होंने गर्व से ऐसा कहा। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। जान में जान आना, आशा के कारण आनंद आना, राहत की सांस लेना। गर्भ मतलब पेट, हताश मतलब उदास, निराश। ठीक है, तो मेहनत का फल मिलना, सफलता मिलना। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। फौरन मतलब जल्दी ही। सभापति का यह भाषण अखबारों में छपा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत बरसना, धिक्कार का भाव होना। लानत मतलब धिक्कार, लानत मतलब धिक्कार, तो लानत बरसना, धिक्कार का भाव होना। ठीक है, तो उसने सिर लटका कर खबर दी। सिर लटकाना, उदास होना। ठीक है, उसने सिर लटका कर खबर दी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर ये चप्पा चप्पा प्रत्येक कोना, इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। जब उसे पत्थर नहीं मिला, उसने कह दिया कि यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, क्या कहा? लानत है आपकी अक्ल पर। लानत है आपकी अक्ल पर। अक्ल मतलब बुद्धि, लानत धिक्कार है। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन,
जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता था तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। बाल डांस क्या होता है? विदेशी नृत्य का एक प्रकार है जो अक्सर विदेशों में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन अब भारत देश में भी वह देखा देखी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की नकल से वह अपनाया जाने लगा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। मूर्तिकार चुप खड़ा था क्योंकि मूर्तिकार को ये लग रहा था कि उसने वादा जरूर किया, संकल्प जरूर किया, लेकिन वह नाकाम रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आना अर्थात आशा की किरण दिखाई देना, आशा का भाव जगना। चपरासी को हुक्म हुआ, उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा। किसने कहा? मूर्तिकार ने। लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। उसकी शर्त मान ली गई। ठीक है। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई, इस आशा से कि हो सकता है कोई रास्ता ऐसे निकाला हो। उसने चपरासी को आदेश दिया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने देवताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। नेताओं अर्थात आज़ादी के सिपाहियों की मूर्तियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों की मूर्तियाँ, उनकी नाकें नापने तक का आदेश दे दिया गया। धिक्कार है हमारे नेताओं पर, धिक्कार है हमारे अधिकारियों कर्मचारियों पर कि जिन लोगों ने अपने देश के आन मान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार तक को कुर्बान कर दिया, ऐसे महान त्यागी तपस्वी बलिदानी सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर लगी उनकी नाकों की साइज नापने का तक का आदेश दे दिया गया। अर्थात साइज फिट होने पर उन्हें काटने में भी कोई गुरेज नहीं था, कोई मनाही नहीं थी। सबने सबकी तरफ देखा, सारे अधिकारी एक दूसरे को देखते रहे, नेता एक दूसरे को देखते रहे। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। बदहवासी किस बात की? कि कहीं यह बात लीक हो गई तो फिर क्या होगा, लेकिन इस विश्वास के साथ कि यह खबर कहीं नहीं लीक होगी, फिर सबके आंखों में खुशी तैरने लगी, अर्थात सब खुश हो गए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, अर्थात यह काम हो जाए किसी को मालूम भी न पड़े। और मृत्युकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जाट पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। मुंबई इसका अब नाम है, पहले नाम बम्बई था। दादा भाई नौरोजी ये नाम है उन महान बलिदानियों के, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, महान नेताओं के, महापुरुषों के, जिनके बल पर हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, जिनके बल पर हमारे इस भारत देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली, उनके नाम गिना रहे हैं लेखक। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अर्थात गांधी जी की नाक भी नापी गई ना, गांधी जी की नाक भी नाप ली गई। सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सरदार विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा गया, नापा गया, लेकिन नाक फिट नहीं बैठी, नाक बड़ी निकली, अर्थात सम्मान अधिक निकला। अधिक सम्मानित वे लोग थे। नाक का ऊंचा होना मतलब सम्मानित होना। बंगाल की तरफ चला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को भी देखा। नाप जोख की बिहार की तरफ चला, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाट में मूर्ति
के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की मूर्तियों से भी सामना हुआ उसका। आखिरकार दिल्ली पहुंच गया। उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों की नाप ले ली गई, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। अर्थात उस जॉर्ज पंचम आतताई अत्याचारी अंग्रेज शासक से हमारे प्रत्येक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नाक बड़ी निकली। अर्थात सबका मान सम्मान उससे अधिक निकला, सब सम्मानित थे उससे। ठीक है, सुनकर सब हताश हो गए, निराशा का भाव आ गया और क्रोध भरी चिल्लाहट में सब दिखाई पड़ने लगे। मूर्तिकार ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटरिएट के सामने, बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले स्कूली बच्चों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शायद इन बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अफसोस कि बच्चों की भी नाकें उस जॉर्ज पंचम से बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को, मूर्ति को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था। अब सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसी बात का मलाल था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े अधिकारियों तक पहुंची, बड़े नेताओं तक पहुंची, मंत्रियों मिनिस्टरों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। नाक कटाना सम्मान खो देना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज का मतलब होता है सबको हैरानी में डाल देने वाला। खलबली मचना, हलचल मचना। सेक्रेटरिएट सचिवालय, ढांस बधाना, तसल्ली देना, परिक्रमा करना, पूरा चक्कर लगाना, होशियारी, सावधानी, क्षण अवसर। ठीक है, काना फूसी होना, कानों ही कानों में धीमी धीमी बातें होना, सन्नाटा, चुप्पी, कौंधना, अचानक आना, अचकचाना, चौंक जाना। तो एक हैरत अंगेज ख्याल, मतलब विचार उसके दिमाग में कौधा बताया, अचानक आ जाना। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसे दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने फिर नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको है परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाना मतलब चौंकना, अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इज्जत चाहिए, इजाज़त चाहिए। इजाज़त मतलब अनुमति। काना फूसी होना, कानों ही कानों में धीमी धीमी बातें होना। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार को यह छूट दे दी गई कि वह किसी भी भारतीय की जिंदा नाक काट करके उस मूर्ति पे लगा दे और सबकी जो इज्जत है बचा ले। अंतिम पेज में देखें, अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक का मसला हल हो गया, यही छपा, इसके अलावा और कुछ नहीं छपा। मतलब अफसोस कि इस खबर को बड़ी कुशलता से अखबारों ने छिपा लिया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास चल वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई। राजपथ कहाँ है? दिल्ली संसद भवन के पास में एक राजमार्ग है। हिदायत मतलब निर्देश, कतई जरा भी उद्घाटन, शुरुआत, फीता काटना, रिबन काट कर शुरुआत करना, सार्वजनिक सभा, आम लोगों की सभा, अभिनंदन, स्वागत, मान पत्र, किसी को सम्मान भेंट करना,
बुत मतलब मूर्ति। कहते हैं कि नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, सिक्योरिटी मैनेजमेंट किए गए, अरेंजमेंट किए गए, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसका कीचड़ निकाला गया, ताज़ा पानी डाला गया ताकि वो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, हिदायत निर्देश, एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जाज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी अर्थात उसका स्पष्टीकरण भी अखबारों ने दे दिया, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती बल्कि जिंदा लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, गौर करना, ध्यान देना। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन को खबर नहीं की थी, अर्थात सारे जगह उद्घाटन हुए होंगे, कार्यक्रम हुए होंगे, शुभारंभ हुआ होगा, लेकिन किसी भी समाचार को तवज्जो नहीं दी गई। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, ऐसा भी नहीं होगा, इतना बड़ा देश है, कहीं न कहीं फीता काटा गया होगा, लेकिन उस समाचार को तवज्जो नहीं दी गई, उसको महत्व नहीं दिया गया। कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की, सम्मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, मौका नहीं आया। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे, अर्थात केवल जाज पंचम की नाक को लगने का समाचार छापा गया था और महारानी एलिजाबेथ के दौरे का समाचार छापा गया था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, बुत मतलब मूर्ति, लाट के लिए। लेकिन इस नाक के मसले ने अखबारों को भर डाला था और सिर्फ उसी नाक की खबर अखबारों में छापी गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज यह जो पाठ है समाप्त हुआ। आपको कहीं कोई परेशानी है तो इसे पूछने की कोशिश करें, पूछने का कष्ट करें। और यह जाज पंचम नामक जो पाठ आपको रखा गया है, इसका उद्देश्य मैं बता दूं अंतिम में। यह जाज पंचम की नाक स्वाभिमान शून्य, जिनको स्वाभिमान न हो, भारतीय शासकों पर व्यंग है। लेखक ने आज़ाद भारत के उन शासकों का मजाक उड़ाया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर, अतीत में यह भूल गए कि अंग्रेज़ों ने इतना भारतीयों का अपमान किया था, इतना अत्याचार किया था, उनके ऊपर जुल्म ढाए थे। लेकिन उन अत्याचारियों का सम्मान करने में हमने अपने भारतीयों को भी बलि की बेदी पर चढ़ा डाला, उनकी नाक कटवा डाली। ऐसे लोगों के सम्मान के लिए हम भारतीय महापुरुषों, भारतीय शहीदों और भारत देश की आज़ादी के लिए किए जाने वाले संघर्षों को भी सोचना छोड़ दिया है, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दिया है। चिंता तो हमें इस बात की केवल है कि इंग्लैंड की महारानी का सम्मान बचा रहे। वे भूल चुके हैं किसी महारानी ने इस महारानी के देश ने ही कभी उन्हें गुलाम बनाया था। यह पाठ सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग है, सरकारी शासन व्यवस्था पर भी व्यंग है। सरकारी काम किस तरह किया जाता है, सब अफसर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और अंत में गाज गिरती है क्लर्क या आम कर्मचारी पर। वह भी मौके पर क्षमा मांगकर सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि यह पाठ हमारे अंदर नैतिकता की भावना, देशहित की भावना, देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास करता है। और इस पाठ में लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। धन्यवाद।